नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो आज काफ़ी समय बाद दोस्तों मुझे समय मिला आपके कमेंट्स जो है वो रिप्लाई करने का। और 2-3 सप्ताह के कमेंट्स बाकी थे, लेकिन 2-3 दिन के ही मैं रिप्लाई कर पाया। और शाम 5 बजे से अभी तक का जो समय है, अभी तक का मतलब ये है कि अभी 9-10 लगभग बज रहे हैं। शायद ये वीडियो मैं सुबह ही अपलोड करूं, क्योंकि अब जिस जगह पे मैं अभी हूँ वहाँ पर स्पीड थोड़ी सी नेटवर्क की बहुत ही मतलब मैं कहूँ तो कम है। तो शायद अभी अपलोड नहीं हो, और अपलोड करूँगा तब तक 11 ही ना बज जाए, और फिर आधी रात को आपको जगाऊँ नोटिफिकेशन भेज के, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप सभी जो हैं वो मेधावी हैं, वो पढ़ने लिखने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको आधी रात को नहीं जगाया जाए, तो शायद सुबह ही वीडियो लाऊं। तो दोस्तों ऐसा है कि आरपीएससी ने एक ही दिन के अंदर, या यूँ कहें कि 48 घंटे भी नहीं हुए उससे पहले, अपने 2 रूल्स जो है वो ब्रेक कर दिए। पहला क्या किया, इन्होंने जो कृषि और दर्शन शास्त्र के जो रिजल्ट जारी किए थे, तो कृषि में आपको पता 2 पोस्ट थी और लगभग 6 अभ्यर्थी आई थिंक बुलाए। और कृषि की बात करें तो 1 पोस्ट थी और 3 अभ्यर्थी जो है बुलाए। तो 3 गुना अभ्यर्थी और सबसे कम पोस्ट वाले सब्जेक्ट, तो 2 रूल यहाँ पर एक फॉलो किया आरपीएससी ने। एक तो ये कि 3 गुना अभ्यर्थी बुला रहे हैं, और दूसरा ये कि सबसे जो कम पद हैं उनको बुला रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा तो और भी कई ऐसे थे जिनके जो है वो कम थे, 1 और 2 और 4 5 6 8 ऐसी पोस्ट थी, 10 से कम थी। उनके मैंने नाम भी आपको सुबह वाले वीडियो में, बीते कल वाले में बताए। लेकिन आरपीएससी एक ही दिन में इससे बिल्कुल चेंज हो गई, ताकि कोई पूर्वानुमान नहीं लगा पाए। आरपीएससी ने अब जो रिजल्ट जारी किया वो सीधा केमिस्ट्री का, यानी कि रसायन शास्त्र, जो अपने साइंस फैकल्टी का एक भाग है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, तो उसका जो है इन्होंने जारी कर दिया रिजल्ट। अब ये रिजल्ट इन्होंने जारी किया, इसके साथ जो है 178 अभ्यर्थियों को पास कर लिया। अब इन्होंने देखो क्या किया कि रसायन शास्त्र में 40 पोस्ट थी, और 40 का सीधा कितना कर दिया, 160 होते तो 4 गुना होता, अभी 178 है, मतलब ये 4 गुना से भी कई बार ज़्यादा, 4.25 गुना लगभग है। तो 120 पास करने थे। देखो ज़्यादा किया उससे कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छी बात है ज़्यादा करना। लेकिन आरपीएससी इन रूल्स को जो है कभी कभी फॉलो नहीं करता। तो इस बार अगर हम सोच रहे हैं कि इंटरव्यू को जो है कम समय लगेगा, सारी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। अब कल 3 गुना पास किया, आज 4 गुना, तो शायद कल 5 या 6 गुना भी पास कर दें। हालांकि जितने ज़्यादा पद होते हैं उतने ही वो पद जो है कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, तो उनका 3 गुना जो है कई बार 4 गुना भी हो जाता है। क्योंकि श्रेणीवार, एक यहाँ पर शब्द है श्रेणीवार, 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। क्योंकि जब 1 2 3 या 5 7 ऐसे ही पद होते हैं, 10 से कम होते हैं, तो उसमें श्रेणीवार ज़्यादा पद जो है वो बंटते नहीं हैं। अधिकतर जो पद है वो जनरल कैटेगरी में ही रहते हैं, और किसी को उसमें सेलेक्ट होना है तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जनरल से ही उनको होना पड़ेगा। लेकिन जब पदों की संख्या 10 से ज़्यादा हो जाती है, जैसे अपनी केमिस्ट्री में 40 पद हैं और 82 का लगभग कंपटीशन, मैंने आपको बताया 3290 अभ्यर्थी, तो इस हिसाब से देखें तो फिर 40 जब पद होते हैं तो फिर हर एक कैटेगरी को कुछ एक पद मिलते हैं। तो कैटेगरी को जब पद मिलते चले जाते हैं तो उन पदों का जो गुना होता है वो 3 गुना से ज़्यादा, 4 गुना के आसपास पहुंच जाता है, जब कैटेगरी वाइज 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। तो इसीलिए जो है ये 2 रूल्स ब्रेक किए, लेकिन अच्छी बात है। हालांकि ये जरूर है कि इसमें अब कई बार आपके कमेंट्स भी थे आज की, सर वो रिजल्ट कब आएगा, वो कब आएगा। तो देखिए अगले 1-2 सप्ताह में, जिस हिसाब से आरपीएससी चल रहा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 या 2 सप्ताह में, मतलब 7-8 फरवरी या 10 फरवरी मैक्स टू मैक्स मानो, तो उस तक जो है वो दोनों ये सभी रिजल्ट जो है अपने 30-31 सब्जेक्ट के आने चाहिए, ये मेरा मानना है। और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो देखिए उपरोक्त अनुसार साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल किए गए घोषित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करें, उसे पूरा भरें। समस्त शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति और अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति के दिनांक जो है 4/2/2022, कईयों को 1/2/2022 भी दिया है जिनके पहले रिजल्ट आया है, तो उस तक आपको भेजना है। अब देखो ये आवेदन प्रपत्र कैसे भरना है, क्या करना है, ये कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है अभी इसी वीडियो में हम जानेंगे। वो पूरा एक प्रेस नोट तो नहीं कहेंगे, एक पूरा एक नोटिफिकेशन टाइप पूरा मतलब ये आवेदन पत्र बना हुआ है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम जानेंगे। तो देखिए उस आवेदन पत्र को। तो देखिए दोस्तों ये है वो आवेदन प्रपत्र, ये जो है उसमें देखो ये आवेदन पत्र भरने से पहले आपको ये चीज़ें पढ़नी है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ के मैं आपको क्लियर भी करके बताऊंगा, समझाऊंगा कुछ एक चीज़ों को, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। क्योंकि ये कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपको, ये आपको भर के देना ही है, तभी इंटरव्यू कॉल आएगा। नहीं तो क्या पता आप इंटरव्यू में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, सिलेक्ट तो आपको कर लिया, आपके अच्छे नंबर है, लेकिन आप जाना चाहते कि नहीं चाहते, तो वो कैसे पता चलेगा, वो इसी से पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर साक्षात्कार अथवा अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश। तो देखिए, आवेदक इन निर्देशों को अपने पास रख लें, तो ये वहाँ जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास भी रख सकते हैं। और शायद एक ये कागज़ साथ में भेज भी देंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कि बस आपका फॉर्म ही कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अपने पास भी रख सकते हो आप। देखो, सबसे पहले आवेदन पत्र शुल्क, तो अभ्यर्थी 50 रुपये के विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क हेतु तदनुरूप भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो है वो संलग्न आपको करना है। तो पोस्टल ऑर्डर का जो आता 50 रुपये वाला, वो साथ में जोड़ना है। यदि अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है तो आयोग में नकद राशि भी जमा करा सकते हैं, तो रोकड़ भी भेज सकते हैं, नहीं तो फिर ये 50 रुपये वाला पोस्टल ऑर्डर भी जो है पीओ आप बना दो, तो इस हिसाब से भी काम हो सकता है। देखो आगे, आवेदक जो है आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व इन निर्देशों एवं विज्ञापन को जो है वो ध्यान से पढ़ें। इनमें दी गई सूचना और निर्देशों का अनुपालन न करने पर आवेदन पत्र जो है वो अस्वीकृत हो जाएगा, वो आपका रद्द हो जाएगा। तो देखिए, आवेदक आवेदन पत्र स्वयं के हस्तलेख में भरें। आवेदन पत्र निर्देश अनुसार और बिना किसी प्रकार की काट छाट के आपको भरना है, तो उसमें कोई काट छाट नहीं करें, ध्यान से भरें, अच्छे से सोच के भरें चीज़ें। अब देखो, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो 2 ऑप्शन है इसमें से, जो अभी हम आवेदन पत्र समझेंगे उसमें कुछ आपको समझ नहीं आए कि हाँ सर ये नहीं, तो गलत नहीं भरो, उसको खाली छोड़ के क्या आप 2 काम करो। एक तो कमेंट कर दो, तो मैं भी यही कोशिश करूँगा कि अगले 5, 7, 10, 15 दिन जब तक सारे रिजल्ट आके क्लियर नहीं हो जाती चीज़ें, तो मैं 1-2 घंटे निकालूं अपने जो कॉलेज टाइमिंग है उससे, ताकि मैं आपको रिप्लाई वगैरह करूं, तो ये कोशिश रहेगी। और कहीं जो है मुझे समय नहीं मिले और आपको थोड़ा सा जल्दी उसमें है, तो आप सीधा आरपीएससी की हेल्पलाइन पे कॉल करना। आप चाहोगे तो उसके नंबर मैं अवेलेबल करा दूंगा, और लिखे भी रहते हैं कई जगह, तो वहाँ से आप कॉल करके पूछ सकते हो सर इसमें क्या भरना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख के अच्छे से काम कीजिएगा, क्योंकि ये एक बार चीज़ें रद्द हो गई तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा अपना। तो देखो, सभी उत्तर शब्दों या अंकों में दिए जाएं, रेखा या बिंदु के द्वारा नहीं, कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, अन्यथा आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर रद्द किया जा सकता है। तो खाली नहीं छोड़ना की मतलब नहीं है कि आप दिव्यांग नहीं हो फिर भी भर दो, आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो फिर भी भर दो, ऐसे नहीं है। तो उसको गलत या जो भी वहाँ ऑप्शन लिखे रहेंगे उसमें आपको जो है भरना है, रिक्त नहीं रहने देना है। देखो, आवेदक के हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाएंगे तो साइन जरूरी है। आवेदन पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि की सुधार हेतु प्रार्थना पत्र जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो एप्लीकेशन आप बाद में नहीं दे पाओगे कि सर ये बदल दो, नहीं बदलेंगे। समस्त आवश्यक जैसे शैक्षणिक योग्यता जो भी है, आपकी विशेष छूट या लाभ के दावे संबंधी प्रमाण पत्रों। अब देखो, विशेष छूट या लाभ क्या है, जैसे कोई ओबीसी से है, कोई एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एमबीसी से है, तो वो कहे कि मुझे 5% छूट चाहिए, तो कैसे मिलेगी उसको, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे मिलेगी। कोई कह रहा है कि मुझे राज्य के जो ये आरक्षण लाभ ये चाहिए, तो कैसे मिलेंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र से मिलेंगे, बाहर के राज्यों को नहीं मिलते। तो यही सब है, इसके संबंध में आपको जो है इसमें डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाओ उसमें क्या करो, आप नीचे अपने सिग्नेचर जो सेल्फ अटेस्टेड है वो आप कर लिया करो। और देखो, आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो जो है निर्धारित स्थान पर संलग्न करके पूर्ण हस्ताक्षर सहित लगाएं। तो पूरे सिग्नेचर आपको करने हैं, तो ये ध्यान रखिए। आवेदक किस पे जो फोटो रहेगा ना उसके पास में, तो वो आप ध्यान रखिएगा। आवेदक द्वारा किसी भी अवस्था में एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भेजना है। आवेदक द्वारा विधिवत भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र, नवीनतम फोटो आदि के साथ आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र की प्राप्ति के अंतिम दिनांक जो 1 फरवरी और 4 फरवरी वगैरह जो भी दी रखी है अपने आपके विषय की, तो उसके अनुसार आपको भरना है। और उस दिनांक के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो कोशिश करो कि जिस दिन ये वीडियो आए, मतलब ये कल आ जाएगा, कल से मतलब ये कि ये आज ही आएगा, मतलब जब आप ये वीडियो देखोगे तो आज हो चुका होगा। मैं रात को बना रहा हूँ तो थोड़ा सा समय मुझे लेट मिला इसलिए। तो जिस दिन आपको मिले उसी दिन सारी ये प्रोसेस कंप्लीट करके भेज दो। और आप सोच रहे हो नहीं मैं स्वयं जाके जमा कराऊंगा, तो फिर जाने के लिए भी जो भी आपके करीबी रास्ता पड़ता है उस दिनांक से 1-2 दिन पहले ही जाओ, ताकि भगवान ना करे कोई एक आधी चीज़ इधर उधर हो जाए तो आपके पास बैकअप बचे कि हाँ चलो 1-2 दिन है अभी भी, मैं जाके आ सकता हूँ। पैसे लगेंगे, भाड़ा किराया लगेगा, लेकिन आपका कैरियर है तो उससे आपको डरना नहीं है, वो सारा वसूल हो जाएगा जिस दिन नौकरी लगोगे। और तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा पहले, अंतिम तिथि तक नहीं रुकना है, कोशिश करो कि जल्दी कर लें चीज़ें।
और देखो, आवेदक द्वारा विधिवत भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र, नवीनतम फोटो आदि के साथ आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से पहले आ जाना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, आवेदक को सुविधा और सुलभ दोनों हेतु जो है आवेदन पत्र की फोटो प्रति रख लेनी चाहिए। तो आवेदन पत्र जो आप भरो उसकी एक फोटो कॉपी करके अपने पास रख लेना, ताकि भाई आप कह पाओ बाद में कि हाँ मैंने तो ये ऐसे भरा है और आरपीएससी गलत कैसे बता रही है। तो ये आप ध्यान रखिए। तीसरी बात, प्रमाण पत्र समस्त आवश्यक और वांछनीय जो प्रमाण पत्र है, जो शैक्षणिक हो, प्रशैक्षणिक तो इसमें नहीं होगा, बीएड वगैरह नहीं चाहिए। तो इस विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है आपको 10th की मार्कशीट, और उसकी जो प्रमाण पत्र होता है वो 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र कई बार साथ में होता है, तो साथ में ठीक अलग से नहीं देना। फिर जो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, और उसका जो डिग्री है वो। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रीवियस और फाइनल ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट, और उसका जो है अपने सर्टिफिकेट तो नहीं कहेंगे, डिग्री कहेंगे वो। और उसके बाद फिर नेट का आपके जो है मार्कशीट भी लगा देना, और सर्टिफिकेट रहता है नेट का तो वो भी लगा देना। सर्टिफिकेट ज़्यादा ज़रूरी है, मार्कशीट नहीं होगी तो भी चलता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और फिर पीएचडी, एमफिल वगैरह है, जो जेआरएफ करके फिर आपने किया तो वो सारी चीज़ें भी आप जो है पीएचडी और एमफिल की भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप लगा देना। तो ऐसे करके आपको सारी चीज़ें लेके चलना है। अब देखो कि ऐसा नहीं करोगे तो फिर नियुक्ति से बाहर हो जाओगे, तो ये आप ध्यान रखिए। अब सबसे पहली बात की योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, तो आपको अपनी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता की अंक तालिकाओं के साथ साथ प्रमाण पत्रों, उपाधियों की स्व हस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, खुद के सिग्नेचर नीचे होने चाहिए पेन से, तो वो भेजनी है। यदि किसी परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की है कि उपाधि प्राप्त नहीं हो सके, जैसे जेएनयू में एक रूल है अपने इधर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में, कि जो भी आप डिग्री करते हो, जैसे आपने बीए किया या एमए किया, तो उस साल नहीं, उसके अगले 3 साल बाद जो है आपको ओरिजिनल डिग्री मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। तो उसके लिए आप क्या करो, यूनिवर्सिटी में जाके प्रोविजनल डिग्री निकलवा लो, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें साथ लग जाए। प्रोविजनल डिग्री भी मान्य है यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये तो क्या, अगर जो कोई इंटरनेट से आपने अंक तालिका निकाली उसमें भी यूनिवर्सिटी का साइन सील है, अटेस्टेड है, तो वो भी मान्य होता है। तो ये आप ध्यान रखिए। आगे देखें, यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और उसके अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या होने वाला है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख जो है वो इस कॉलम में करें तथा संस्था प्रदान से प्रपत्र 3 प्रमाणित करवाकर संलग्न करें। तो देखिए, इसका क्या मतलब है कि आप अंतिम जो आपकी शैक्षणिक अर्हता है वो आपने अभी तक पास नहीं की है, तो क्या करना है, जैसे अभी आपने नेट नहीं क्लियर किया तो क्या करना है, संस्था प्रदान से अटेस्टेड। अब नेट में तो कोई संस्था प्रदान होंगे नहीं ना, कि भाई कोई नेट कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से थोड़ी होता है, यूजीसी के द्वारा होता है, तो उसमें किसके साइन सील होंगे, तो वो वीडियो में हम आगे समझेंगे। तो आप 1 मिनट भी स्किप मत करना। मैं अमूमन नहीं कहता कि स्किप मत करो, पूरा देखो, लाइक करो, शेयर ये वो करो, मैं ये चीज़ें नहीं कहता, वो आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ आपने कर दिया तो कुछ बिंदु रह जाएंगे, और फिर क्या पता मुझे समय नहीं मिले तो आपका कमेंट भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, तो फिर थोड़ा सा अपना काम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो वो थोड़ा आप ध्यान रखिए। देखिए, आगे मैं बताऊँगा भी ये सारी चीज़ें कि आपको संस्था प्रदान से सिग्नेचर अगर नहीं है, क्योंकि भाई बीएड हो तो संस्था प्रदान से कराओगे, एमएड हो तो कराओगे, बीएसटीसी डीएलएड है तो कराओगे। इसमें तो कोई ऐसा है नहीं, नेट के लिए तो कोई ऐसा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं है, यूजीसी कराता है। तो फिर आप जो है गेजेटेड कोई ऑफिसर है उसके भी करा सकते हो कि हाँ ये नेट कर रहा है, वो गारंटी ले आपकी। तो ये आप ध्यान रखिए, आगे और भी समझेंगे हम गहराई से। आयु का प्रमाण पत्र देखें तो साधारणतः आयोग हाई स्कूल या सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जो है उसके प्रमाण पत्र में दी हुई जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण पत्र को या प्रमाण को स्वीकार नहीं करता। अतः आवेदक को चाहिए कि वह अपने हाई स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें उसकी जन्म दिनांक का उल्लेख हो वो फॉर्म के साथ संलग्न करे, ताकि पता चले कि हाँ आपकी डीओबी जो है वो सही है। अब देखो, यदि किसी आवेदक ने इन परीक्षाओं को पास नहीं किया है तो उस हालात में आयोग विद्यालय के प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म दिनांक को स्वीकार कर सकता है। तो ऐसा कोई नहीं है प्रमाण पत्र, तो ये स्कूल वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके चल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब इसके लिए आवेदक को चाहिए कि वह अपने विद्यालय के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करे जिसमें कि उसकी जन्म दिनांक के बारे में उल्लेख हो, और राज्य कर्मचारी अपनी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है अपने स्टेट में तो सेवा पुस्तिका में दी हुई आयु को प्रमाणित कराकर उद्धृत कर सकता है। तो उसकी जो सर्विस बुक में दी हुई है वो मान्य होगी, किसकी, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है पहले से तो, और बाकी किसी के जो है स्कूल संबंधी कोई डॉक्यूमेंट है तो वहाँ के जो शाला प्रधान वगैरह हैं तो उनसे फिर वो साइन सील अगर कराए हों उसके ऊपर तो वो भी मान्य होता है। सबसे बढ़िया मान्यता तो भाई सेकेंडरी की जो अंक तालिका होती है, मार्कशीट, उसमें डीओबी दी होती है, वो मान्य होती है, बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा होती है। अब देखो,
यदि आप निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के हैं और आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो विज्ञापन में दिए गए संबंधी जिस उपबंध के अंतर्गत छूट चाहते हैं उसका आशय आपको देना है। मतलब आप SC ST से आपने छूट ली है, OBC से ली है, MBC से ली है, EWS वाली छूट ली है, या कोई कर्मचारी जो है उसकी छूट ली, तो फिर आपको उसका डॉक्यूमेंट भी साथ में देना पड़ेगा। अगर आपने SC ST की ली तो उनका तो फिर परमानेंट एक ही बनता है। अब कई ये भी आपके प्रश्न थे कि सर ऑनलाइन वाला चलेगा या ऑफलाइन वाला, तो देखो रीट में तो ऐसे आदेश भी आ चुके हैं। वो एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो नहीं, अपने निदेशालय के कोई अधिकारी थे, उनसे बात की थी कुछ संवाददाताओं ने, किन्हीं जो पत्र पत्रिका के, तो उन्होंने कहा था कि जो है आपका ऑनलाइन वाला भी मान्य है और ऑफलाइन वाला भी। पुराने ऑफलाइन होते थे, नया ऑनलाइन होता है, तो दोनों मान्य है, कोई दिक्कत नहीं, कि उनका ऑल ओवर द लाइफ होता है। OBC का यूँ 6 महीने 1 साल 2 साल ऐसे यूँ नहीं होता, उनका पूरी जिंदगी का एक ही होता है, तो वो होना चाहिए। और बाकी निःशक्त जन मतलब जो है दिव्यांग जन हो, और उस आधार पे अगर आप छूट चाहते हो तो वो भी आपको जो है वहाँ पर साथ में लगाना पड़ेगा उसका डॉक्यूमेंट। और आयु संबंधी सामान्य नियम तो आपको पता है कि आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं। किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, और जिसे आप विज्ञप्ति में देख सकते हो। कतिपय पदों या परीक्षा विशेष के लिए राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर अपवादीय मामलों में 5 वर्ष की छूट दे सकती है, तो ये राज्य सरकार के हाथ की बात है एक तरीके से कहें। किसी वर्ग विशेष में निर्धारित छूट उस वर्ग विशेष के लिए रिक्ति में आरक्षित पद विद्यमान नहीं होने पर जो है प्रदान किए जाएंगे। तो पद बहुत सारे हैं तो फिर हर एक कैटेगरी को कुछ कुछ पद मिलते हैं, पद ही कम है तो फिर वो जनरल को ही मोस्टली मिलेंगे, बाकी कैटेगरीज को उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर उनको सेलेक्ट होना है तो फिर जनरल के लेवल की जो है अपनी योग्यता बनानी होगी, मार्क्स लाने होंगे तभी होगा। और देखो, यदि किसी पद में महिला वर्ग के लिए रिक्ति नहीं है तो उसे केवल उस पद या वर्ग के लिए निर्धारित सामान्य छूट ही दी जाएगी, अर्थात उसे उस वर्ग में पुरुष को दे छूट के अनुरूप छूट मिलेगी, मतलब पुरुषों के साथ उनको कंपटीशन करना पड़ेगा। और देखें तो देखिए, आयु की गणना सामान्यतः विज्ञप्ति के अंतर्गत आवेदन लेने के अगले वर्ष 1 जनवरी को की जाएगी, या कॉलेज शिक्षा की बात करें तो इसमें 1 जुलाई को की जाती। तो आगे पूछेंगे भी कई जगह कि 1 जुलाई को, या यूँ कहें कि विज्ञप्ति में दी गई तिथि, नोटिफिकेशन में दी गई तिथि को आपकी आयु कितनी थी, आज का नहीं पूछेंगे, विज्ञप्ति वाले दिन। विज्ञप्ति वाले से मतलब विज्ञप्ति में जो दी हुई तिथि 1 जुलाई 2020 या शायद 21 दी हुई थी, आप देख लेना एक बार और, तो उसके अनुसार कितनी, तो वो सब चीज़ें ध्यान से बनना। बाकी देखो कि उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 15 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रकार का प्रावधान अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे नहीं है कि आप दिव्यांगजन की भी छूट ले लो, आप OBC की भी ले लो, और ऐसे सभी कैटेगरीज का लाभ नहीं मिलता, आपको उनमें से किसी एक का ही मिलेगा। हाँ, 3 साल जो सरकार देती है, कई बार 3 साल भर्ती नहीं आती या उससे भी ज़्यादा समय तक नहीं आती, तो 3 साल की छूट देती है, तो वो आप अपनी 5 साल जो आपको OBC SC ST EWS से मिली वो 5 या 10 और साथ में 3 जोड़ के, हाँ उसके अनुसार चल सकते हो। लेकिन वो 2 ऐसी मेन छूटें नहीं हो सकती, भाई दिव्यांगजन की या एक सर्विसमैन के साथ ले ली, या दिव्यांगजन की और SC ST की साथ ले ली, या फिर जो पूर्व जो अभी जो कर्मचारी हैं किसी और विभाग में उसकी वाली जो छूट है वो ले ली, तो ऐसे नहीं होता, दोनों में से कोई एक छूट ही होती है। यदि और भर्ती के बारे में देखो तो यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिक आयु का नहीं हुआ है तो फिर जो है उसमें जाहिर सी बात है 3 साल की छूट दी जाती है, आपको बताइए। देखो, आचरण संबंधी प्रमाण पत्र तो अभ्यर्थी आवश्यकता अनुसार अंतिम शिक्षण संस्थान के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि जो है वो संलग्न करें, जिसको चरित्र प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, अभी उसको आचरण संबंधी प्रमाण पत्र कहने लगे। ये कहाँ की लगाओगे, देखो अगर BEd किया, जो भी आपने लास्ट रेगुलर पढ़ाई की, चाहे नॉर्मल MA भी किया है, MSc MCOM वगैरह किया है, तो उसमें भी रेगुलर आप जब कॉलेज गए हो, नियमित पद्धति होती है, एक स्वयं पाठी होती है जिसको प्राइवेट बोलते हैं, तो रेगुलर आपने चाहे MA किया चाहे BEd किया, जो भी आपने लास्ट रेगुलर आप पढ़े हो कहीं, तो वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, वहाँ के संस्था प्रधान जो है आपको बना के देते हैं। और देखो, स्थायी राज्य कर्मचारी हैं जो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है, राजस्थान सरकार के गेस्ट फैकल्टी या अपने जो प्राइवेट टीचर हैं, जैसे मैं अगर उदाहरण स्वरूप बताऊं तो संविदा वाले, तो वो नहीं, परमानेंट वाले अपने गवर्नमेंट टीचर या कोई भी जो है किसी विभाग में, तो उनको चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र नहीं देना है, लेकिन इसके बदले में स्थायी राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र उनको देना होगा। तो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, सक्षम अधिकारी बना के देंगे, तो वो साथ में होना जरूरी है, और क्योंकि उनका चरित्र तो भाई सत्यापित है, गवर्नमेंट खुद कहती है इनका चरित्र अच्छा है, इसीलिए इनको लिया है। आगे देखें तो देखिए,
जाति प्रमाण पत्र, तो जो आवेदक राजस्थान के किसी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के हों, उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा बनाया हुआ जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। तो तहसीलदार का भी यहाँ ऑप्शन है, देख लो ये तीसरा। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तो तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए, मोस्टली अपने तहसीलदार ही बनाते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो भी मान्य है। और बाकी आप देख लीजिए सारे अधिकारियों के यहाँ पर नाम है। और देखिए सभी आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना है। तो जो विवाहित महिला, अविवाहित है तो जाहिर सी बात है मम्मी पापा के नाम का ही होगा, तो उसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन विवाहित हैं तो भी उनके माता पिता या जो कहते हैं पिता के नाम से जारी जो है जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो उनको भी जो है, अगर कोई ओबीसी से है तो ओबीसी सर्टिफिकेट किधर का होगा, उनके जो पिताजी की जो जाति है उसके अंडर वाला होगा, और अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप अब जो ये चीज़ें हैं उसमें ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही आप समझो, ये ज़्यादा वो अलग चीज़ें नहीं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है, ये होगा फिर आपके इंटरव्यू होगा। तो ये डीवी है एक तरीके से आपकी। अब इससे आगे जब आप बढ़ के ज्वाइनिंग के लिए जाओगे किसी कॉलेज में, सब हो गया, आप ज्वाइनिंग रह गई साहब, उस दिन भी आपको जो शादीशुदा जो महिलाएं हैं, अपनी बालिकाएं हैं, उनको देखिए, उनको उस दिन भी ये पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र या यूँ कहें ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उनको देना होगा। और बाकी जो भी आप आते हो जिस वो कास्ट वगैरह में, जैसे EWS हो, MBC हो, तो वो भी वो सेम ही है। ओबीसी का मतलब ये नहीं केवल ओबीसी, सभी जिन जो आरक्षित कैटेगरीज में आते हैं। और देखिए निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र पर सही और पूर्ण भरी हुई होनी चाहिए कि निवास स्थल आपका कौन सा है, क्रीमीलेयर हो कि नॉन क्रीमीलेयर। जो ओबीसी में NCL होता है नॉन क्रीमीलेयर और CL होता है क्रीमीलेयर, तो उसमें आप ध्यान रखिए। पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण पत्र जो है वो नया होना चाहिए, आवेदक को आवेदन की अंतिम तिथि तक संबद्ध वर्ग में होना चाहिए। तो 6 महीने से 1 साल, मतलब 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। और अगर कभी होता भी, एक और मैं बात आपको बताऊं, होता भी है तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और आगे साक्षात्कार, फिर और आगे पहुंच के ज्वाइनिंग में जाओगे, तो वहाँ आपको संस्था प्रधान मिलेंगे, वो ये कहेंगे आपके 5-7 दिन 10 दिन देंगे कि हाँ इसमें आप बना के दे दो, हो जाता है 1-2 दिन में बन जाता है। अगर आप सही से पूरा फॉर्म वगैरह भरते हो ओबीसी सर्टिफिकेट, तो तब आपको नया बना के देना होगा। 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यूँ तो 3 का भी चल जाए किसी के, 6 का भी नहीं चले, लेकिन ये कोशिश करो कि 1 से ज़्यादा पुराना नहीं हो, तो वो थोड़ा व्यावहारिक भी लगेगा। देखो कहाँ से है सही। आगे देखिए, तो प्रमाण पत्र नियमानुसार माता पिता की आय के आधार पर विवाहित महिला अभ्यर्थियों को भी माता पिता के आय के आधार पर जो है प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र और जो है आपके ये मूल निवास जो है, ये दोनों, मूल निवास तो जाहिर सी बात है ससुराल का होगा, लेकिन जो आय प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है, ये दोनों आपको कहाँ के चाहिए होंगे, ये दोनों जो है आपको कहाँ के चाहिए होंगे, वो चाहिए होंगे आपके माता पिता या यूँ के पिता के नाम के जो है वो चाहिए होंगे। तो जैसे लिखा भी अभी हमने देखा कि विवाहित जो है उनको भी जो अपने पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र देना होगा, कौन सा, ओबीसी या जो भी आपकी कास्ट है वो वाला सर्टिफिकेट। और फिर निःशक्तता का देखें, दिव्यांगजनों का तो 40% जो है या उससे अधिक निःशक्त हैं, तो उसके संबंध में प्रमाण पत्र आता वो होना चाहिए। और बाकी सारी कैटेगरीज जो है वो बिल्कुल आपके सामने हैं। तो उस हिसाब से निःशक्तता उपश्रेणी, श्रेणी के अंतर्गत उपश्रेणी और कोड वगैरह अगर कहीं आगे ज़रूरत पड़े तो ये आपको कोड वहाँ पे लगाने। और देखो अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, तो ये यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि ये अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र का जो रूल है वो HM के लिए, अपने यहाँ प्रिंसिपल की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती कॉलेज या स्कूल के, तो HM जो होते हैं हेडमास्टर प्राइमरी अपर प्राइमरी के जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनकी होती है, तो उनके संबंध में ये अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र है। आगे देखें तो विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, तो यदि आप विवाहित हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना है। और यदि तलाकशुदा हैं तो इस संबंध में भी वो डिक्री होती है अपने कोर्ट के द्वारा जारी की गई, तो वो आपके पास होनी चाहिए। और यदि आवेदक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है, या अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व संपन्न होने के कारण पंजीकरण से छूट जाता है, तब भी वह इस हेतु पूर्ण विवरण सहित अपना शपथ पत्र दें कि हाँ ये मेरा शपथ पत्र है, कोई भी इसमें इस संबंध में दिक्कत आई तो मैं अपनी नौकरी को छोड़ने के लिए रेडी हूँ या रेडी रहूँगा, तो ये भी उसमें आपको देना पड़ेगा। तो शपथ पत्र जो है एक विकल्प है कि आप दे सकते हो कि ये जो विवाह पंजीयन है वो किसी कारण से जो है राज्य के बाहर शादी हुई इसीलिए नहीं हुआ है, या फिर जो है अनिवार्य विवाह पंजीयन से पहले लागू, मतलब जो है मेरी शादी हुई है, तो उसमें आप ये शपथ पत्र भी दे सकते हो। आगे बढ़ें तो देखिए सेवारत अभ्यर्थी,
तो जो आवेदक सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र सीधे ही आयोग कार्यालय को भेजना चाहिए और इस संबंध में अपने जो नियुक्त अधिकारी या विभाग अध्यक्ष हैं उनको सूचित कर दें। जो प्रिंसिपल या एचएम साहब हैं उनको नॉर्मली उनको ही कहेंगे, हालांकि उससे ऊपर भी होती हैं चीज़ें। तो यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजता है और वह आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक के पास पहुंचता है तो उस प्रार्थना पत्र पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तो कोशिश ये करो कि टाइम टू टाइम आप पहुंचा दो, लेकिन वो एनओसी वगैरह निकाल लेना। आवेदक का दायित्व होगा कि वह साक्षात्कार से पहले विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले ले, भाई एनओसी के हाँ साहब की परमिशन लेके आया हूँ और आप मुझे यहाँ पर जो है रख लो। तो ये चीज़ें जो है उसमें आपको ध्यान देना है। बाकी राष्ट्रीयता का आपको पता ही है। यात्रा भत्ता मिलेगा, जी हाँ। नॉर्मली आपने देखा होगा एडमिट कार्ड जो प्रवेश पत्र होते हैं उस पर लिखा होता है कि आपको जो है यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, अपने खर्चे पे आना होगा। तो इसमें यात्रा भत्ता दिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए राजस्थान के बेरोजगार आवेदकों को उनके निवास स्थान से साक्षात्कार के स्थान तक साधारण बस या उनके निवास स्थल से निकटतम रेलवे स्टेशन से सबसे नज़दीकी जो है रास्ते द्वारा साक्षात्कार के स्थान तक आने का सेकंड जो क्लास है अपनी नॉर्मल बैठने वाली स्लीपर नहीं है उस श्रेणी के ट्रेन टिकट का किराया दिया जाएगा। टिकट वहाँ पर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा तभी आपको वो पैसा मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए। तो बाकायदा पैसे भी मिलते हैं। अब देखो आगे कि आवेदक को आवेदन पत्र के साथ कोई भी मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजना चाहिए जब तक कि आयोग द्वारा विशेष रूप से ऐसी मांग नहीं की जाती। तो आपको सारी फोटोकॉपीज ही माफ़ कीजिएगा, बेचनी कह रहा हूँ, भेजनी है। और वो भी क्या, नीचे सिग्नेचर करते हुए, मतलब जो साइन वगैरह हैं आपके वो सेल्फ अटेस्टेड करते हुए भेजनी है आपको। आगे देखें तो प्रत्येक प्रार्थी का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। तो भाई बीमार नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए। तो ये ध्यान रखिए। आयोग किसी भी प्रार्थी को इस प्रकार का परामर्श नहीं देगा कि वह किसी पद या राज्य सेवा के योग्य है या नहीं। तो आयोग ऐसा कभी नहीं कहता, आपकी योग्यता खुद रखनी है। आवेदक को उसके आवेदन पत्र के अंतिम परिणाम को, चाहे उसका चयन किया गया हो अथवा नहीं, आयोग द्वारा उचित समय पर सूचना दे दी जाएगी। इस हेतु पृथक से प्रयत्न करना आवश्यक नहीं है। यदि इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया गया तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो परिणाम से के संबंध में कोई बात है तो फिर इसके लिए बार बार सीधी सी बात है कॉल वॉल करने या उसमें पता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो समय पर सूचित आपको कर देंगे। आगे बढ़ें तो देखिए, यदि आवेदक किसी भी स्रोत या साधन द्वारा आवेदन प्रभावित करेगा तो उसे तत्काल अयोग्य घोषित करेंगे। तो जान पहचान नहीं लगाएं, वो अपना चेक जेक जो है वो नहीं लगाएं, भाई भतीजावाद नहीं करें। आगे देखिए, उक्त रिक्ति और नियुक्ति नियमों व शर्तों के अधीन है कि उनके अंतर्गत निरस्त की जा सकती है। तो ये जो अभी रिक्ति है वो अभी आप परमानेंट तो होंगे आगे, लेकिन अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह बाकी है, तो उसके संबंध में चीज़ें हैं। इसके अलावा देखें तो यदि कोई आवेदक जानबूझकर असत्य बात लिखेगा या कोई तथ्यपूर्ण बात छिपाएगा तो फिर उसे अपात्र घोषित करेंगे, ये ध्यान रखिए। और यदि आवेदक के पते में जो है परिवर्तन हो तो आयोग कार्यालय को अवश्य सूचित कर दें। आयोग कार्यालय द्वारा परिवर्तित पते का जो है ध्यान रखा जाएगा। तो चेंजेस है तो आप सूचित जरूर कर दें। आगे देखिए, तो किसी सेवा विशेष में आवश्यकता होने पर सेवा प्राथमिकता क्रम, अनुभव या खेल भार हेतु अतिरिक्त प्रपत्र भरवाए जा सकते हैं। तो भाई कोई स्पेशल कैटेगरी से है तो उसके लिए ये बिंदु है। अब देखिए, अब जो है ये आया आपका आवेदन प्रपत्र, ये है ओरिजिनल। अब ये आपको भर के भेजना। सबसे पहले क्या, प्राप्ति क्रमांक और आवेदन प्राप्ति की तिथि ये हमें नहीं भरनी है, ये वो ऑफिस वाले अपना जो आरपीएससी ऑफिस में बैठे होंगे कार्यालय में वो खुद भर लेंगे कि भाई आवेदन प्राप्ति की तिथि क्या थी और प्राप्ति का क्रमांक, वो उनके वो लिस्ट बनाते हैं वो सारी बैठ के 1 2 3 4 5, तो उसमें वो भर देंगे, अपने को नहीं देखना। फिर देखो, आवेदक द्वारा 2 प्रतियों में भरा जाए, यानी कि आपको ये फॉर्म 2 निकालने, हर एक चीज़ की 2 कॉपीज होनी चाहिए। और 2 क्या मैं तो कहूँ 3 कर लो, 2 क्या मैं तो कहूँ 3 कर लो, 2 है। और तीसरी जो आप भरते हो हाथ से उसकी फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लेना। तो यहाँ लिखा भी गया देखो, याद दिलाने के लिए कि 2 तो ओरिजिनल आपको निकलवाने, ई मित्र से प्रिंट आउट निकलवाओगे इनके, और 2 आपको हाथ से भरने हैं, उनकी फोटोकॉपी नहीं चाहिए। तीसरी फोटोकॉपी जो आप कराओगे इन दोनों को, जो आपने हाथ से भरा उनमें से किसी एक की, तो वो आपको जो है अपने पास रखनी है, वो नहीं भेजनी है। तो देखिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड में तो आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ऐसे पता लिख के आपको जो है 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो है वो बनवाना है। और फिर देखो इधर राइट साइड तो आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो। तो कोशिश देखो, मैं ये आप पूछ लेना इस संबंध में भले आरपीएससी से, कोशिश देखो या जो लिखा हुआ है और जगह नहीं दी उससे यहाँ स्पष्ट है कि आधे सिग्नेचर फोटो पे होने चाहिए और आधे जो है नीचे होने चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
और इसमें आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो, तो हस्ताक्षर तो इधर जगह ही नहीं दी, तो यही बात होती है। और ऐसा देखो होता भी है, अपने जो जाति प्रमाण पत्र अगर आप बनाओगे ओबीसी सर्टिफिकेट, तो जो भी वो आपको अटेस्टेड करके देता है, साइन सील करके देता है कोई अधिकारी, कोई डॉक्टर, चिकित्सक, शिक्षक, तो वो भी यही करते हैं, आधा साइन ऊपर करते हैं फोटो के, आधा नीचे, और आधी सील ऊपर और आधी नीचे। तो ये उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। अब देखो रोल नंबर आपको पता है, जिनको अनुक्रमांक बोलते हैं, और आवेदन पत्र क्रमांक तो ऑनलाइन आवेदन जो फॉर्म भरा आपने उसके जो रजिस्टर नंबर है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर वो भरने हैं। फिर मेरिट क्रमांक तो किस नंबर से आप चयनित हुए वो आपको भरना है। पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट नंबर, तो पोस्टल ऑर्डर का नंबर आपको फिर वो वहाँ से आप लोगे पोस्ट ऑफिस से, वहाँ से मिल जाएगा। तो पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट है तो उसका भी यहाँ नंबर डालना है। फिर विज्ञापन संख्या, तो विज्ञापन संख्या आपको देखने के लिए वो नोटिफिकेशन है वो आप देख लीजिएगा, और नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो मुझे कहना, मैं अवेलेबल करा दूंगा। नए वाला जो नोटिफिकेशन आया था, पहले गार वाला नहीं, नए वाला, वो आपको यहाँ लिखना है। पद कोड या क्रम संख्या, तो देखो ये पद कोड तो मुझे अब एग्जैक्टली तो याद नहीं है, शायद 06 ऐसे कुछ है। आप भरना मत, देखो मुझे इसमें संशय है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भरना मत 06 आप। ये पद कोड या क्रम संख्या जो है, इसके लिए आप क्या करना, आरपीएससी में कॉल कर लेना और पूछ लेना कि सर इसमें मुझे क्या भरना। तो ये ध्यान रखिए, पद का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर है, और विभाग का नाम कॉलेज एजुकेशन राजस्थान, CER, हायर एजुकेशन राजस्थान भी कहते हैं, पर यहाँ कॉलेज एजुकेशन या कॉलेज शिक्षा राजस्थान जो हिंदी में लिख रहे हो तो ये लिखना है। आरक्षण वर्ग, तो यहाँ आपको जो है क्या करना है, वो टिक मार्क कर देना है ना। जो आवेदक संबंधी कॉलम में जो है हाँ अंकित करें, तो हालांकि अतिरिक्त विशेष श्रेणी के संबंध में है, तो यहाँ पर तो जो है आपको नीचे वालों में तो हाँ ही अंकित करना है। तो ऐसा करो, आप इसमें टिक मार्क ना करके हाँ ही जो है लिख दो, और जो नहीं है उसमें फिर नहीं है तो नहीं नहीं लिखना है, उसमें एक्स कर देना, मतलब क्रॉस कर देना। तो अगर सामान्य में हो तो हाँ लिख दो, बाकी सारे क्रॉस कर दो। कहाँ ये जो जगह है इसमें आप पूरा पेपर नहीं। और आगे देखें तो देखिए, मूल निवास व जन्म स्थल की बात करें तो मूल निवास मतलब अभी जहाँ पर आप रह रहे हो, और जन्म स्थान मतलब जो है आप जहाँ पैदा हुए, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखना। और अगर हाँ है तो फिर हाँ, और नहीं तो फिर क्रॉस का निशान, वो जैसे अभी हमने देखा। और देखिए आगे तो अतिरिक्त विशेष श्रेणी की बात करें तो महिला निःशक्तजन है, भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्हें कहते हैं, या एनसीसी कैंडिडेट्स हैं, तो उस संबंध में जो है आपको क्या करना है, हाँ अंकित करना है, और बाकी में जो है क्रॉस कर देना। तो ये सेम ही प्रोसेस है। ये राइट और रॉन्ग की तुलना में ये ज़्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, बढ़िया लगता है। सेवारत कर्मचारी तो कौन से हो, अराजपत्रित हो, मंत्रालय की जो LDC वगैरह होता है वो है, विभागीय हो, अपने पंचायती राज सार्वजनिक निगम के हो, राज्य सेवा कर्मचारी कौन से हो। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं किस विभाग में हूँ, तो अपने जो प्रिंसिपल सर या HM वगैरह जो बैठते हैं, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं उस ऑफिस या स्कूल वगैरह कहीं भी, तो वहाँ उनको भी आप पूछ सकते हो। आवेदक का पूरा नाम तो हिंदी में श्री, श्रीमती या कुमारी, तो उसके ऊपर आपको जो है राइट कर देना, और आगे लिखना है, जो भी नाम है पूरा लिखना है हिंदी में। फिर दूसरा, इंग्लिश में जब आप लिखो तो बड़े अक्षरों में लिखो, बड़े बड़े नाम सारे, तो अक्षर सारे बड़े, वैसे नहीं कि पहला बड़ा फिर छोटा, या छोटा कहीं और बड़ा कहीं, ऐसे कर दो, वो नहीं, सारे शब्द जो है वो बड़े अक्षरों में होने चाहिए। पिता का नाम, माता का नाम आपको पता ही है, आवेदक की जन्म तिथि वो लिख देना यहाँ। फिर आगे विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, अब ये देखिए बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात कि जो नोटिफिकेशन आया उसमें कौन सी तारीख लिखी हुई है, कि हाँ इस तिथि को आपकी आयु 21 से 40 के बीच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या इससे कम नहीं होनी चाहिए। वो किस दिनांक को मान के लिखा गया, तो जहाँ तक मुझे याद है 1 जुलाई 2020 को आई थिंक मान के लिखा गया था उसमें। तो वो आप देख लीजिएगा एक बार ये नोटिफिकेशन, हालांकि अगर आपके पास नहीं है और कौन ढूंढने वाली बात है, तो वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में, जहाँ भी समय मिला तो उसके में आप जो है ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 जनवरी या 1 जुलाई दिया होगा मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट तो भी याद नहीं, काफ़ी समय हो गया। तो उस दिन आपकी आयु कितनी थी वो आप गिन के यहाँ वर्ष माह दिन लिख देना। नागरिकता लिख दीजिएगा, धर्म तो आपको खैर पता ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप हैं। और आगे देखें तो देखिए अपने विवाह की स्थिति आपको भरनी है, देखना वो अगर अविवाहित होता है अविवाहित, विवाहित, फिर अगर परित्यक्ता है जिसको तलाकशुदा भी बोलते हैं तो वो, विधवा, विधुर और पुनर्विवाहित। विधुर कौन होते हैं, जो पुरुष जो है जिनकी पत्नी संसार छोड़ के चली जाए तो वो विधुर हो जाते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा।
विवाह विवरण और विवाहित होने की स्थिति में होगा तो कब किया विवाह, किस स्थल पे किया, वो सब बातें यहाँ पे लिख लीजिएगा। संतान विवरण जो है, जो संतान के लिए एक शर्त रहती है 1 जून 2022 से पहले कितनी, बाद कितनी, तो वो आप लिख लेना 1 2 3 4 5, अब 6 से ज़्यादा तो क्या ही होंगे। जन्म दिनांक उनकी लिखनी है। फिर देखें तो पत्र व्यवहार का पता, तो मतलब आपको जो है कभी पत्र भेजना पड़े, ज्वाइनिंग लेटर ही भेज दें, ऑनलाइन नहीं निकाल के ऑफलाइन, तो आपको कहाँ भेजें वो लिखना है। और स्थायी निवास यानी कि आपका पूरा जो एड्रेस है वो लिखना है, ऊपर वाले फ़ोन नंबर लिख लेना। शैक्षणिक योग्यता ये आपके सामने देख लीजिए आप, मैट्रिक, हाई स्कूल या सेकेंडरी, फिर जो है हायर सेकेंडरी मतलब 12th, फिर जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड वगैरह जो भी योग्यता है, नेट सेट वगैरह वो आप सारी यहाँ पर डाल देना। हालांकि इसमें बीएड ज़रूरी नहीं है, नेट आपकी ज़रूरी है, पीएचडी भी फिलहाल ज़रूरी नहीं है। तो प्राप्तांक, फिर प्राप्तांकों का परसेंट कि भाई मुझे इतने, और प्राप्तांक के पीछे स्लैश है, मतलब आपको क्या, जैसे 600 नंबर के 6 पेपर थे सपोज 10th में, तो आप 600 लिखोगे लेकिन उसके आगे स्लैश करके क्या लिखोगे, जो भी आपके 400 500 नंबर वो, तो 400 500 बटा 600 ऐसे करके, और बटा मतलब सीधा गणित वाला नहीं करना, स्लैश वाला करना है ताकि ये कोने से कोना कट जाए। जैसे यहाँ लिखा मैट्रिक और हाई स्कूल के बीच कैसा, इसको स्लैश बोलते हैं, तो ये यूज़ करते हुए आप लिख लेना कि ये मेरे प्राप्तांक है, मतलब 100 या जितने भी नंबरों के सभी पेपर थे कि भाई 500, उसमें से मेरे 400 है। फिर प्राप्तांकों का परसेंट की टोटल कितने प्रतिशत है, ये 500 का है, 400 जो भी पेपर था उसके अकॉर्डिंग, भाई सभी जो पेपर थे उसके अकॉर्डिंग। फिर श्रेणी यानी कि ग्रेड कौन सा था, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड, थर्ड। फिर वर्ष, ऐच्छिक विषय कि हाँ वो 3 विषय आप लिख देना, कहीं एक ही होते हैं। फिर पीजी में जाओगे तो कोर्स की अवधि कितनी थी, यूजी की 3, पीजी की 2, और बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, तो इसमें तो आपको लिखना ही है जो भी आपका आरबीएसई सीबीएसई है या जो यूनिवर्सिटी वो। और नीचे अगर हम बात करें तो वो आपको नेट सेट में जो है लिखना है यूजीसी या सीएसआईआर, तो वो लिख लीजिएगा। प्रयासों की संख्या, भाई कितने प्रयासों में पास किया वो लिख लीजिएगा ईश्वर के आशीर्वाद से, और आपके साथ से ये सारी जो योग्यता लिखी है वो सब पहले ही प्रयास में हो गई थी, कभी रुकने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी नहीं। तो इंटर्नशिप अगर आपने की है तो वो यहाँ लिखना है, बीएड वगैरह करते हुए इंटर्नशिप होती है। रजिस्ट्रेशन विवरण जो होता है वो मेडिकल वगैरह जो नर्सेज वगैरह होती हैं उनके लिए। और पद है तो आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ नहीं भरना है क्योंकि वो एचएम के लिए चाहिए, एचएम के लिए भी ऐसा सेम फॉर्म होता है। अतिरिक्त विस्तृत सूचना, तो देखो की सूचना से भिन्न भी कार्य किया जा सकता है या कार्यरत है तो उसका पूरा विवरण नीचे लिखना है। तो पद का नाम लिखना है आपको, और फिर नियुक्ति अधिकारी, पद नाम, विभाग, पद ग्रहण करने की दिनांक, अगर आपको एक्सपीरियंस है, और पद छोड़ने की दिनांक, तो वो सारा आपको यहाँ लिखना है। ये अतिरिक्त विवरण इसलिए है कि हर किसी के पास डबल जॉब नहीं होती। तो देखो आगे, यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण पत्र सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी। तो भाई ओबीसी के कारण छूट ले रहे हो, दिव्यांग के कारण ले रहे हो, पूर्व सैनिक के कारण ले रहे हो, किसके कारण ले रहे हो, तो वो आपको यहाँ जो है ऐड करना है। ये संलग्न संख्या क्या है, मतलब जो पीछे आप जिस फॉर्म को, वो जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या दिव्यांगजनों का सर्टिफिकेट या जो भी है, तो वो आप किस नंबर पे रख रहे हो, उसमें संलग्न संख्या का मतलब यहाँ आपको वो वाली संख्या लिखनी। तो इससे क्या होगा कि वो अधिकारी होंगे वो फटाफट सीधे से उसी पेज पे पहुंचेंगे और वो आपका डॉक्यूमेंट देख लेंगे, और कोई पदक वगैरह प्राप्त किया तो वो उसका विवरण देना है। संलग्न संख्या आप समझ ही गए। और बाकी कोई शोध किया है, कोई बुक वगैरह लिखी है आपने पीएचडी करते हुए, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। और यदि आपको कभी आयोग द्वारा दंडित वगैरह जो है किया गया हो, भाई किसी एग्ज़ाम में, किसी आरएसएम एसएसबी आरबीएससी आरपीसी, तो वो भी आपको लिखना है। और देखिए आवेदक द्वारा शपथ युक्त घोषणा, तो ये जो है शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ जाएगा और वो आपको साथ में बनवा के ही देना है। हालांकि ये मोस्टली तो ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होता है, बट फिलहाल तो आप इस पर भी साइन वगैरह कर दोगे तो यही चल जाएगा। अलग से वो स्टाम्प पेपर, नोटरी वगैरह वहाँ से वो अभी ज़रूरत नहीं, वो बाद में चाहिए होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए। और घोषणा करती हूँ कि सारी चीज़ें मैंने ध्यान से भरी हैं, घोषणा करता हूँ वगैरह जो भी आप लड़के लड़की उस हिसाब से लिखिएगा। और 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं 1/6/2002 के बाद, और जो है सूचित कर दिया इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रही हूँ, ये सारी बातें। और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो जाहिर सी बात है विभाग की अनुमति जो है वो ज़रूरी होती है।
और ये है संलग्नक सूची। मतलब यहाँ पर आपको लिखते रहना है कि मैंने वो जो डॉक्यूमेंट है वो किस नंबर पे लगाया। तो सबसे पहले आप जो है 10th की आपकी जो मार्कशीट है वो लगाओ, फिर 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की मार्कशीटें, तीसरे में सभी साथ होते हैं, फिर जो है उसकी डिग्री, फिर जो है एमए प्रीवियस और फाइनल की मार्कशीट दोनों की, और फिर उसकी डिग्री, और फिर जो है आपके नेट की मार्कशीट, और फिर उसका जो है सर्टिफिकेट, और फिर जो अगर बीएड वगैरह जो भी अतिरिक्त उपाधि है वो आप लगा दीजिएगा, अनुभव वगैरह है तो वो भी जोड़ लीजिएगा। तो आगे जो संलग्नक संख्या लिखा है, देखो एक लिखा है जारी क्रमांक और दिनांक, और एक है संलग्नक संख्या। तो जारी क्रमांक और दिनांक का मतलब ये है कि उसके अंदर लिखा होगा कि ये उस दिन को जारी हुई है ये डॉक्यूमेंट, और संलग्नक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 जो भी जिस नंबर पे है वो। और देखो कार्यालय टिप्पणी है, तो आवेदन पत्र में अंक की सूचना का संलग्नक अभिलेखों की प्रति से मिलान किया गया और सही पाया गया। तो और अगर कमी कोई पाई जाती है तो वो फिर जाके आरपीएससी की वेबसाइट पे शो होगा कुछ दिन बाद कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी थी इसीलिए आप ये नया जमा कराओ। तो ये यहाँ पर लिखेंगे, फिर वो हस्ताक्षर करेंगे, ये हमें नहीं भरना, ये 2 लाइनें कार्यालय टिप्पणी वो अपने आप ऑफिस वाले आरपीएससी वाले भर देंगे। और देखो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की बात करें, देखिए आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं की है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ या हो रहा है, तो अगर आपके नेट वगैरह क्लियर नहीं है ना तो आपको ये भरना है नीचे, क्योंकि नेट में कोई संस्था प्रदान नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई कॉलेज में पढ़े जाने वाली चीज़ें तो है नहीं, ये अलग से एक एग्ज़ाम है, तो वो भी योग्यता वाला एलिजिबिलिटी के लिए है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, राजपत्रित अधिकारी है कोई चिकित्सक है, कोई फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर है, तो उनके साइन और सील आप जो है इस पे लगवा लेना। तो और अपनी पूरी डिटेल भर देना, यहाँ अपने साइन कर देना लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उनके साइन सील। तो इससे जो है क्या है स्पष्ट हो जाएगा हाँ आप अभी प्रयासरत हो, और जब तक साक्षात्कार का पहला दिन आएगा तब तक आपको जो है ये सारी जो है अपडेट्स, या यूँ कहें कि ये जो योग्यता है मिनिमम पीजी 55% और नेट जो है आपको क्लियर कर लेना है। तो तब तक आपके पास समय है, और अगर आपके पास सारी योग्यता अभी से है तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरी ये योग्यता तो पूरी है तो फिर ये क्यों भरना है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर ये अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेक लिस्ट, तो उसमें आपको जो है राइट रॉन्ग वाली चीज़ें हैं। तो देखिए अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है और उनसे भिन्न किंतु समकक्ष है, मतलब बिल्कुल जैसा दिया वैसा है या उससे कुछ अलग है लेकिन थोड़ा बहुत उस लेवल की है, तो वो राइट कौन सा है वो संबंधित कॉलम में आपको टिक कर लेना। ये यहाँ राइट साइड वाला कार्यालय हेतु यानी यहाँ करना बीच में। आगे देखिए तो अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया है। तो अभ्यर्थी ने कब प्राप्त की है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, तो अगर पहले से सारा नेट वगैरह सब कुछ क्लियर है, मिनिमम योग्यता जो होती है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ लेफ्ट में राइट लगाओगे, नहीं तो फिर राइट में लगाना है। इधर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त है। और फिर देखिए, और अगर आपने पहले किया है भाई जिस दिन फॉर्म भरा उससे ही पहले किया है तो फिर आपको जो है इस लेफ्ट वाले आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त, इसमें राइट लगाना। फिर देखिए तीसरा बिंदु, यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो क्या आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। तो भाई ऐसा है कि जो जिस टाइम आवेदन किया था उस टाइम जो है मिनिमम शैक्षणिक योग्यता जो है वो नहीं थी, तो क्या उस तिथि जो परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था क्या, तो बिल्कुल हाँ। तो अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हुआ, और सम्मिलित नहीं हुआ तो फिर राइट वाला। फिर देखिए क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण है और साक्षात्कार इसकी स्थिति में साक्षात्कार तक रखना है। तो देखिए परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण, तो मतलब ये है कि एग्जाम से पहले उत्तीर्ण कर लिया, और परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण नहीं है तो फिर नीचे आपको आना पड़ेगा, और साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण इसमें राइट करना पड़ेगा, और साक्षात्कार तक नहीं हुआ तो फिर आपकी सारी मेहनत जो है पानी हो जाएगी, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। फिर श्रेणी अथवा वर्ग देखो, तो अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है उससे अलग है तो श्रेणी चेंज अगर हो जाती है, जनरल ईडब्ल्यूएस जैसे होता है तो उसमें फिर आपको राइट का निशान लगाना है। फिर दूसरा ऑप्शन देखें तो यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पहले अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद आया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी में आप जो आवेदन से पहले तो किसी और में तो नहीं थे, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे देखिए, तो यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो अगर आरक्षित श्रेणी का है तो फिर उसको मूल निवास जो है प्रस्तुत मूल निवासी है, और मूल निवासी नहीं है तो फिर वो इसमें हाँ या ना आपको या यूँ का राइट रॉन्ग भरना है। फिर देखो आगे, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में
भी उसी आरक्षित श्रेणी से होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया तो इसमें आपको हाँ नहीं भरना, और हाँ या ना जो भी आपको सही लगे कि हाँ मेरा ये है तो उसमें भरिएगा। फिर अनुभव की बात करें तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा देखना है नहीं, क्योंकि अनुभव बिल्कुल भी नहीं मांगते, इसमें अनुभव की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं, एचएम में होती है ज़रूरत, तो इसको छोड़ देना। फिर आगे देखो आयु, अब देखो मैंने कहा था छोड़ना नहीं, लेकिन यहाँ मैं क्यों छोड़ा रहा हूँ, क्योंकि अनुभव की यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है। यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जन किया है, अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद किया है, तो भाई ये जरूरत ही नहीं है कि अनुभव चाहिए एचएम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं। और आगे देखो आयु संबंधी, तो अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है तो वो आपको लिखना है, जो मैंने कहा कि भाई जैसे 1 जुलाई 2021 आई थिंक उससे नाम ये जो है मापन किया गया आयु वाला, तो आप उसको देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को एक बार। और फिर देखो विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, तो वो 21 से 40 है आई थिंक, वो एक बार और आप देख लेना। और अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस किस श्रेणी में मानता है, तो वो क्रम संख्या आपको कहाँ से ला के लगाने हैं, तो वो आपको जो है किस श्रेणी में मानता है, ऊपर देखो क्रम संख्या दी हुई दिव्यांगजनों वाले वगैरह, तो वो वाले क्रम संख्या आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। अगर नॉर्मल है तो फिर वो नॉर्मल वाले कर देना। आगे देखो अधिकतम आयु सीमा विविध श्रेणियों वर्गों के लिए दे छूट के सामान्य प्रावधान, तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के जो है वो 5 साल छूट है, 10 साल की छूट जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को है, 5 साल की सामान्य वर्ग की महिला को है। और विधवा और विच्छिन्न विवाह की बात करें तो कोई अधिकतम सीमा उस पर लागू है नहीं। और निःशक्त जनों की आप देख लो, बाकी सारे जो भी आपकी कैटेगरीज है वो सब आप देख सकते हो कि किसको कितनी छूट है, वो तो हमने नोटिफिकेशन में पढ़ा ही था। अब देखिए आवेदक यहाँ हस्ताक्षर होंगे। फिर देखो आयु संबंधी उक्त नियम जो है वो सामान्य स्वरूप के हैं, किसी पद या परीक्षा के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं तो वो चेंज भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं इसमें लिखा तो वो फिक्स्ड है। उक्त प्रावधानों में वर्णित आयु सीमा में छूट के कारण प्रावधान असंचयी है, अर्थात अभ्यर्थियों को किसी एक प्रावधान में अधिकतम आयु में छूट को लाभ दिया जाएगा, एक से अधिकों का नहीं कि भाई कोई दिव्यांगजन भी हो और ओबीसी भी हो तो ओबीसी के 5 दिव्यांगजन के 10 तो 15 साल छूट, ऐसे नहीं होता। 3 साल कई बार एक्स्ट्रा छूट मिलती है, अगर 3 साल भर्ती नहीं आती तो वो, और आपकी जो ओरिजिनल है 5 साल वो, या 5 या 10 जो भी है वो, तो ऐसे करके चीज़ें होती है। और फिर ये कार्यालय उपयोग हेतु है 4 चीज़ें, आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, उप श्रेणी और मेरिट क्रमांक और कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की तिथि, ये वो अपना भरेंगे, हमें नहीं भरना। और देखो क्या आवेदन पत्र, अब ये चीज़ें हमें भरनी है कि क्या आवेदन पत्र जो है, और जो है ये चीज़ें भी जो है हमें नहीं भरनी है, जी हाँ ये हमें नहीं भरनी है। नीचे वाला जो अभिशंसा है ना, ये देखिए अभिशंसा, ये आपको भरना है। देखो कि क्या आवेदन पत्र स्व हस्ताक्षरित व पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्राप्त हुआ है, तो ये वो हाँ हाँ भर देंगे अपना, ये नहीं भरना। ये नीचे दिया देखो 8 नंबर 9 नंबर, इसको देखो यहाँ पर जो है आवेदक को स्पष्ट रूप से प्रवेश चयन हेतु अनुमत किया जाए, तो यहाँ वो हाँ ना भरेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे। तो ये जो पूरे 9 पॉइंट है वो अपने को नहीं भरने, वो कार्यालय उपयोग हेतु है, वो अपने आप वो जो अधिकारी उधर बैठे होंगे वो, ये अब चीज़ें जो है, अब देखो ये इसका मैं कह रहा था। तो अटेस्टेशन फॉर्म जो देखिए इसमें आप कि दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट, तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है वेरीफाई करेगा। और कलर फोटो साइज विथ सिग्नेचर, मतलब जो आधे सिग्नेचर ऊपर आधे नीचे ऐसे आपको करना है। ये क्यों कराते, देखो कई बार फोटो जो है वो कोई चेंज नहीं हो जाए, उस पर सिग्नेचर होंगे ना तो उसको बदल नहीं सकेंगे, इसीलिए आधे ऊपर और आधे नीचे किए जाते हैं। और नेम यहाँ पर नेम सरनेम रोल नंबर मेरिट नंबर विलेज डिस्ट्रिक्ट वो तो आप सब भर ही दोगे। परमानेंट और होम एड्रेस कई बार सेम भी होते हैं तो सेम ही आपको भर देना, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग होने ज़रूरी नहीं। बाकी देखो पार्टिकुलर प्लेसेस वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, तो पिछले 5 सालों में आप कहाँ 1 साल से ज़्यादा रहे हो तो वो आपको लिखना है। फिर फादर्स डिटेल, फिर नेशनलिटी, फिर प्लेस ऑफ बर्थ जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है आप लिख सकते हो। अगर आप स्वयं एक महिला हो तो हस्बैंड का लिखिएगा, और आप पुरुष हो तो वाइफ का लिखिएगा, आगे राइट का निशान लगा लीजिएगा हाँ। और इसके आगे फिर डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज ऑन जो है एडवर्टाइजमेंट नॉर्म, तो जैसे मैंने बताया कि विज्ञापन में जो तिथि दी थी कि 1 जनवरी 2000 अपने 22 नहीं 21 थी आई थिंक, तो उसके अनुसार या 20 जो भी थी, तो उसके अनुसार आपकी एज कितनी है तो वो आपको यहाँ लिखना है। और एज एट मैट्रिकुलेशन, मतलब जो है आपने जब मैट्रिक पास की 10th आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो तब आपकी एज क्या थी। और प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइजमेंट नॉर्म, तो नॉर्मल जो विज्ञापन के नियम है उसके अनुसार जो है अभी एज कितनी, तो वो चीज़ें। और देखिए तो आर यू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब जो SC ST है कहाँ के, अपने अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके TSP के, तो वो तो नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें चीज़ें होती हैं।
और देखो स्टेट और योर रिलीजन मतलब अपना धर्म बताओ, तो यहाँ हिंदुइज्म या मुस्लिम जो भी आप कहना चाहो, इस्लाम धर्म वगैरह वो सारा आप यहाँ लिख सकते हो। और प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इज़ इट इज़ सिचुएटेड मतलब जो जहाँ पैदा हुए वो अभी जो है कौन सा राज्य है या ज़िला है। और देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज। तो मतलब जब आप 15 साल के थे उससे आगे आपने कितनी जगह पढ़ाई की है, क्या की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी टोटल। और इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल्स, तो अगर आप कहीं रहे हो सरकारी नौकरी करी है तो वो यहाँ आपको लिखना है। और हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड नहीं है, माफ़ कीजिएगा, कन्विक्टेड बाय कोर्ट और एनी ऑफिसर, तो किसी अधिकारी या जो न्यायालय है उनके द्वारा कभी आपको कोई सज़ा भी दी गई है क्या, कभी आपको जो है कोई जुर्म में जो है आपको निर्णय का सामना करना पड़ा जो आपके विपरीत हो, तो वो यहाँ पर लिखना है। और फिर नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेज टू हुम यू आर नोन, तो कोई दो ऐसे व्यक्ति जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो और वो कभी भी आपके लिए आके खड़े हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो उसके आप जो है नाम दो भरने हैं कि पहला नाम पीछे, मोस्टली यही कोशिश करो कि इसमें आप किसी न किसी अधिकारी का या ऐसे व्यक्ति का नाम भरो क्योंकि वो थोड़े से जिम्मेदार माने जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। देखो पहले के टाइम में तो क्या होता था कि पूरे ये जो डॉक्यूमेंट जो दो लोगों से वेरीफाई कराने वो पूरे घर पे आते थे और वो दो लोग सिग्नेचर करते थे तभी जाके उस व्यक्ति की नौकरी पक्की होती थी। और फिर आगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट डेट प्लेस लिख देना। और फिर बिल्कुल सामान्य सी बात है। एक और बात देखिए कि सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय अ गेजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और अदर अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, तो देखिए सर्टिफिकेट दैट आई हैव नोन श्री, श्रीमती या कुमारी, फिर अपना नाम वगैरह आप लिख लीजिएगा, डॉटर ऑफ श्री या फिर जो वाइफ ऑफ श्री जो भी है, फिर फॉर द लास्ट ईयर्स मंथ्स एंड डेट टू बी द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ द पार्टिकुलर्स फर्निश बाई हिम हर और आर करेक्ट। तो इसने सारी चीज़ें सही से भरी है और मैं एक राजपत्रित अधिकारी होने के नाते जो है इन बातों का समर्थन करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड होंगी और यहाँ पर उनके सिग्नेचर होंगे। जैसे कोई डॉक्टर वगैरह उसके तो डेजिग्नेशन और स्टेटस तो वो लिखेंगे भाई मैं चिकित्सक हूँ और मेरा पता ये है, वो अपना जिला वगैरह का नाम लिखेंगे, रबड़ स्टाम्प, सिग्नेचर, प्लेस और डेट। तो ऐसे करके आपको ये फॉर्म भरना है। अब इसमें भी अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आई है या फिर मैंने जो है थकावट के कारण, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो गई, मैं जैसे आपको पता है कि सुबह थोड़ा घर पे था लेकिन अब निकल गया मैं, तो थोड़ा सा अगर मैंने कुछ एक आधी चीज़ शायद मैंने कोशिश पूरी की कि सही ही बताऊं, लेकिन थोड़ा सा टायर्डनेस के कारण मैंने थोड़ा अगर गलत भी बताया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वहाँ से मैं रिप्लाई करके उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करूँगा। और बाकी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए वो चीज़ें देखनी, ये फॉर्म चाहिए तो वो भी, उसकी भी लिंक मैं अवेलेबल वहाँ करा दूंगा, तो आप वहाँ से बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो फिर अलग आरपीएससी वेबसाइट से कैसे करना उसको भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।